बच्चों, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपकी बुक में पीनियल ग्लैंड के नाम से दे रखा है। पीनियल ग्लैंड में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है कि ये आपके फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में होता है, ठीक है। साथ साथ में पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसके साथ में ये जो मेलाटोनिन है ये हमारी बॉडी में क्या क्या करता है बहुत ध्यान से समझेंगे। मेलाटोनिन हमारी बॉडी का जो 24 आवर का रिदम होता है, कब सोना है, कब उठना है, कब मुझे भूख लग रही है, इसको हम डाईयूरिनल साइकिल भी बोलते हैं। डाईयूरिनल साइकिल या फिर 24 आवर रिदम या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक, तीनों ही नाम से बोल सकते हैं। इसको रेगुलेट करने के लिए मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ में आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि दे कंट्रोल आवर स्लीप वेक साइकिल। मेलाटोनिन के बारे में, मेलाटोनिन इनडायरेक्टली हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और कुछ पॉइंट्स और हैं जो मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। क्या क्या? ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो पिगमेंटेशन है उसको भी ये कंट्रोल करता है। जैसे MSH का काम क्या था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या था कि मेलानिन पिगमेंट को इंक्रीज करवाना। इसका काम है उसको कंट्रोल करना, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस हो जाए। तो दे ऑल्सो कंट्रोल पिगमेंटेशन। पीनियल ग्लैंड जो अगला काम करता है बच्चों, वो क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी में जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको भी अफेक्ट करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। बस सिर्फ इतनी बातें आपको पीनियल ग्लैंड में याद रखनी है ताकि आप अपने नीट का एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से दे पाएँ। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगले ग्लैंड की बात करते हैं और अगला जो ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आपका जो विंड पाइप है जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक, ये गले के पास वाला, तो थायराइड ग्लैंड आपके ट्रैकिया के दोनों साइड में दो लोब से बना होता है। तो एक साइड में एक लोब, दूसरे साइड में दूसरा लोब, और ये दोनों ही लोब, एक लोब जो है ये एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को जो कनेक्टिव टिश्यू से बना है उसको हम बोलते हैं स्थमस। तो ये स्थमस दो लोब को जोड़ता है। किसके दो लोब को? थायराइड ग्लैंड के दो लोब को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि थायराइड ग्लैंड में कितने लोब्स हैं? आप आंसर देंगे दो लोब होते हैं। जुड़े किससे? तो आपको आंसर देना है कनेक्टिव टिश्यू के फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं स्थमस। थायराइड ग्लैंड दो चीज़ों से बना होता है, एक तो फॉलिकल्स और दूसरा स्ट्रोमल टिश्यू। हर एक थायराइड फॉलिकल्स में एक कैविटी है और इस कैविटी के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होते हैं और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। एक को शॉर्ट में बोलते हैं T3 और एक को शॉर्ट में बोलते हैं T4। जो T4 है इसका फुल फॉर्म होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन और जो T3 है इसका फुल फॉर्म है ट्राई आइडोथायरोनिन। तो T3 और T4 मिलाकर थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब हम जब बात करते हैं कि थायराइड जो हार्मोन है या थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसको बनने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है और इसीलिए जब भी आपके खाने में, फूड में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, है ना। हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी। और उसकी वजह से होता क्या है कि थायराइड ग्लैंड का साइज ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो आपके गले में अजीब सी सूजन सी दिखती है और इस डिजीज़ को बोलते हैं ग्वाइटर। हिंदी में इसको घींघा बोलते हैं, है ना, अजीब सा नाम है घींघा। तो बट नॉर्मली हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? ग्वाइटर। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए
तो इसमें यूट्रस के अंदर जो बच्चा है उसकी ग्रोथ डिफेक्टेड हो जाती है, बच्चों उसकी ग्रोथ डिफेक्टेड हो जाती है और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ छोटी रह जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी और उस डिजीज़ को, उस थायराइड की डिजीज़ को बोलते हैं जो बच्चों में होती है आयोडीन की कमी से या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। ठीक है। साथ साथ में बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है, वो बहुत ज़्यादा आईक्यू वाला नहीं होता है, उसकी स्किन एबनॉर्मल होती है और गूंगा बहरापन जिसको बोलते हैं डीफ म्यूटिज्म है ना, वो भी हो जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? थायरॉक्सिन से रिलेटेड हैं, थायराइड से रिलेटेड है, आयोडीन से रिलेटेड है। तो आपसे जब भी अगली बार पूछेंगे डीफ म्यूटिज्म इज ड्यू टू, तो आपको लिखना है क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म इन जो बच्चे हैं जो यूट्रस के अंदर हैं, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से डीफ म्यूटिज्म हो जाता है। एडल्ट वुमेन में अगर यही हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, मतलब उसकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए और जिसकी वजह से थायरॉक्सिन ना बन पाए या कम बन पाए, तो एडल्ट वुमेन में यही सेम चीज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल को इररेगुलेट कर देगी। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इररेगुलेट हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, इररेगुलर होगी तो कभी आगे उसका टाइम पीरियड जो 28 डेज का है वो 28 डेज आगे पीछे हो जाएंगे, कभी वो 50 डेज हो सकते हैं, कभी वो 20 डेज हो सकते हैं। इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसी को बोलेंगे। अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए या फिर इसके नोड्यूल्स एक्सेस में ग्रो कर जाएं, तो इसकी जो सिंथेसिस है वो एबनॉर्मल हो जाती है, इनफैक्ट ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड में जो सेल्स हैं उसमें जो डिवीज़न हुआ वो एक्सेस हो गया। दैट में बी थायराइड कैंसर या फिर एक्सेसिव ग्रोथ, और दोनों ही कंडीशन में बच्चों थायराइड का जो थायरॉक्सिन का सेक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगा और जब ज़्यादा सेक्रीशन होगा तो हम उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, क्या बोला? हाइपरथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म से हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी पर एडवर्स इफेक्ट होता है, जैसे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट इरेगुलर हो जाता है ना, और यही थायरॉक्सिन हार्मोन, इसका मतलब बीएमआर को कंट्रोल करते हैं। हमें पता है थायराइड हार्मोन जो हैं ये हमारी आरबीसी के फॉर्मेशन में भी बच्चों हेल्प करते हैं। थायराइड हार्मोन ही हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करते हैं। किसको किसको? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और फैट, इन सब की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के मेंटेनेंस को अफेक्ट करते हैं। साथ साथ में थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन है, ये वर्ड प्लीज याद करेंगे। क्या? थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन है, राइट। और एक और सेक्रेशन करता है थायराइड ग्लैंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बात की? ये प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, जो कि किससे बना? T3 और T4 से। साथ साथ में ये थायरोकैल्सिटोनिन नाम का एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, TCT बोलते हैं इसको शॉर्ट में, थायरोकैल्सिटोनिन। ये TCT है, ये ब्लड के अंदर कैल्शियम कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कब ज़्यादा है कब कम है, उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो इसका नाम क्या है? TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड। इसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर हर लोब में एक छोटे से डॉट जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है। यूं समझ लो कि आपने मार्कर से रेड कलर में मार्क कर दिया मोटा सा, तो एक जो दाने जैसा स्ट्रक्चर है वो एक और ग्लैंड है, इसको बोलते हैं पैराथायरॉइड। तो कोई तुमसे जब भी पूछे कि पैराथायरॉइड कहाँ मिलता है, तो वही मिलता है जहाँ पर थायराइड ग्लैंड होता है, या यूं कह सकते हो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही मिलता है, लेकिन सेल्स अलग तरीके से बने होते हैं, उनको बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। कोई पूछे कि पैराथायरॉइड ग्लैंड कितने होते हैं, तो मैंने क्या बताया? जो थायराइड ग्लैंड है वो दो लोब में डिवाइड होते हैं और बीच में एक स्थमस से जुड़ा होता है वो थायराइड ग्लैंड,
उसी एक लोब पर 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड और दूसरे लोब पर 2 और पैराथायरॉयड ग्लैंड, इस तरह से ये टोटल 4 होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कितने होते हैं, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि थायरॉयड ग्लैंड के बैक साइड में होते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है बच्चों, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या, मतलब इससे एक हार्मोन निकलता है और इस हार्मोन को हम बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। ओरिजिनली इसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन, ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, पैराथॉर्मोन शॉर्ट में। अदरवाइज एनसीईआरटी में क्या लिखा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन को हम शॉर्ट में बोलते हैं पीटीएच। और जो पीटीएच है बच्चों, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट। तो प्रोटीन बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत से अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन अगर उससे कम अमाइनो एसिड से बन गया एक हार्मोन तो उसको हम बोलेंगे क्या? पेप्टाइड हार्मोन। जो पीटीएच है, इसका सेक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है कि कितना कैल्शियम ब्लड में मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है पीटीएच। दूसरा काम पीटीएच का क्या है? जो आपके बोन्स हैं, है ना, उसका रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है कैल्शियम का, ताकि बोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आए, है ना, और वो ज्यादा स्ट्रांग हो पाए, है ना। भाई बोन को अगर ज्यादा कैल्शियम मिलेगा तो क्या होगा? बोन ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो बोन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, राइट। साथ साथ में जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें अगर कैल्शियम जरा सा भी है, जैसे आपने दूध पिया, कैल्शियम होता है, उस फूड से वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी काम किसका है बच्चों? पीटीएच का। साथ साथ में ये आपके जो नेफ्रॉन है और उसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं, उसके अंदर से अगर आप यूरिनेट करना चाह रहे हैं और उसमें कैल्शियम चला गया एक्सक्रीट आउट होकर, और बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो ये रीअब्जॉर्ब कर लेगा रेनल ट्यूब्यूल से किसको? कैल्शियम को। तो ये सारी चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है? पीटीएच। तो बॉडी में एक तरह से कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। इट इज नोन एज हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर मतलब ज्यादा, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम, एक ऐसा हार्मोन जो कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। इसका मतलब कैल्शियम के लेवल को तो थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी भी कंट्रोल करता था, दूसरे तरीके से पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन भी कंट्रोल करता है। तो आपसे कल को ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉडी में कैल्शियम लेवल को कौन कंट्रोल करता है, तो आप दोनों का ही नाम लेंगे, ना कि किसी एक का, पीटीएच का भी और टीसीटी का भी, इन दोनों का ही नाम लेंगे आप। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो ये पैराथायरॉयड हार्मोन की बात हम लोगों ने यहाँ पर कर ली अच्छे से। बात करते हैं थाइमस की। थाइमस आपके जो स्टर्नम है उसके जस्ट पीछे मिलता है, और जो ऑर्टा है उसके वेंट्रल साइड में मिलता है। तो बच्चों इस बात को आपको समझना है कि आपकी एनसीईआरटी में 22.2.6 ये टॉपिक है, उसका नाम है थाइमस, और ये एक लोबुलर स्ट्रक्चर वाला ग्लैंड है जो 2 लंग्स के बीच में मिलता है, स्टर्नम के पीछे मिलता है और ऑर्टा के वेंट्रल साइड में मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करता है। साथ साथ में थाइमस जो ग्लैंड है ये थाइमोसिन नाम का एक पेप्टाइड से बना हुआ हार्मोन सेक्रेट करता है, और इस थाइमोसिन का काम क्या होता है बच्चों? ये टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में मेन रोल प्ले करते हैं। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ऐसे ऐसे आपने नाम सुने हैं ना 12th क्लास के जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है उसमें, आप अगर आपने पढ़ा है तो आपने सुना होगा, और नहीं पढ़ा तो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लस की क्लासेस में। तो यहाँ पर जो टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में
मेन रोल प्ले करता है थाइमोसिन। साथ साथ में इसकी वजह से आपकी बॉडी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है। आपकी बॉडी की क्या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप होती है। एक बात, इसका मतलब थाइमोसिन आपकी बॉडी में ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि थाइमोसिन हेल्प्स इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि थाइमोसिन हार्मोन आपकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है ना। चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिक पढ़ना है। एक चीज़ और बताऊं, ये जो थाइमस है ये धीरे धीरे एज के साथ में क्या होता है, डीजनरेट होने लगता है। और जैसे जैसे कोई ओल्ड एज पर्सन हो जाता है तो थाइमोसिन, उसका थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, तो उसके अंदर इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इसी वजह से उसको नई नई डिजीज लग जाती हैं या लग सकती हैं। तो थाइमस जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर डीजनरेट हो जाता है और इसकी वजह से उस थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा। इसीलिए जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको हम ज़्यादा ऐसी मेडिसिन्स या ऐसी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऐसी चीज़ें हम लोग ओल्ड एज में प्रेफर नहीं करते हैं। ये थाइमस की बात होगी। अगली जो चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड, और इसको हम लोग सिस्टमैटिक यहाँ पर पढ़ेंगे। एड्रिनल ग्लैंड मिलता कहाँ पर है, तो पहले तो इसके नाम से समझते हैं। एड्रिनल, एड का मतलब होता है ऊपर, एंटीरियर, और रिनल का मतलब होता है किडनी। तो हमारी बॉडी में जो किडनी है उसके ऊपर के साइड में वन पेयर एड्रिनल ग्लैंड मिलता है। ठीक है, किडनी के ऊपर एक, किडनी के ऊपर एक, दूसरे किडनी के ऊपर दूसरा, वहां पर हमें क्या मिलता है, एड्रिनल ग्लैंड। ये आपने बिल्कुल क्लियर समझ लिया कि किडनी के ऊपर मिलने वाले ग्लैंड को बोला एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी दो तरह के टिश्यू से बनी होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये दो तरह के टिश्यू से बना होता है ना। एक जो किनारे किनारे बाहर के साइड में होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब होता है बाहर। और एक जो सेंटर में मिलता है उसको बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। उसको क्या वर्ड यूज किया, एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला ये दो पार्ट हो गए। अब जो एड्रिनल मेडुला है वो दो तरह के हार्मोन को सेक्रेट करता है। पहले का नाम है एड्रिनलीन और दूसरे का नाम है नॉर एड्रिनलीन। जो एड्रिनलीन है इसका ही दूसरा नाम है क्या, एपिनेफ्रिन। और जो नॉर एड्रिनलीन है इसी का दूसरा नाम है क्या बच्चों, नॉर एपिनेफ्रिन। अब जो बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आएगा। एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन को कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, कैटेकोलएमाइन, कैटेकोलामाइन। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे है ना। तो इन दोनों को कलेक्टिवली, एड्रिनलीन को और नॉर एड्रिनलीन को कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, कैटेकोलामाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, या फिर इसी का एक तीसरा नाम भी है हार्मोन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। तो ये तीन नाम यहां पर दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। स्ट्रेस कंडीशन में ये रिलीज होता है। सपोज आप बैठे हो और सडनली आपके ऊपर छिपकली गिर गई तो आप डर कर उछल जाओगे, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ऐसा इसलिए हुआ ताकि आप अलर्ट हो जाओ, है ना। तो ये जो हार्मोन की वजह से हो रहा है उस हार्मोन का नाम क्या है, एड्रिनलीन, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन या फिर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये वर्ड याद रखेंगे। एड्रिनलीन के कुछ फंक्शंस बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये हार्मोन अलर्टनेस आपकी बॉडी में एक्टिवेट करता है, आप अलर्ट कर देगा। प्यूपिलरी डायलेशन में हेल्प करेगा। जो बोलते नहीं रोंगटे खड़े हो गए उसको बोलते हैं इंग्लिश में पाइलो इरेक्शन। तो ये पाइलो इरेक्शन में भी हेल्प करेगा।
स्वेटिंग एक्सेस में बढ़ाने के लिए भी हेल्प करेगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन में स्वेटिंग होगी तो बॉडी कूल होगी, तो स्वेटिंग करवाने में भी ये रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट ये हार्ट बीट और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की पावर और रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देता है। ठीक है, साथ साथ में अगर हम समझें तो दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या बात की थी, कैटेकोलामाइन, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो ये जो कैटेकोलामाइन है ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिपिड और प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करवा देगा, और उससे क्या होगा बच्चों, एनर्जी बढ़ेगी बॉडी में ना। भाई ग्लूकोज ज़्यादा तो हम ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, तो अलर्ट हैं, हम भाग रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज, ज़्यादा एनर्जी, तो हम ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो कैटेकोलामाइन ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ाता है, लिपिड का अमाउंट बढ़ाता है, मतलब लिपिड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, और प्रोटीन के भी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं, तो ये बात किसकी थी, मेडुला की बात थी। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। तो एड्रिनल का जो बाहरी हिस्सा है उसको बोलते हैं क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइड होता है। जो सबसे बाहर का हिस्सा है उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, सबसे बाहर का हिस्सा। बीच के हिस्से को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, और जो सबसे अंदर का हिस्सा है उसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो 3 फर्दर लेयर से बना हुआ है। अब काम की बात ये कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में बहुत से हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, या इसी को शॉर्ट में बोलेंगे कॉर्टिकॉइड। ठीक है ना, क्या बोला, कॉर्टिकॉइड। तो कॉर्टिकॉइड बोल सकते हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन बोल सकते हैं किसको, जितने भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टिकॉइड की मैं अगर बात करूं तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है ना, और इसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। दूसरी चीज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का भी एग्जाम्पल देखें तो कॉर्टिसोल। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या है, आपसे कोई पूछ ले तो कॉर्टिसोल। प्लीज इन वर्ड को याद रखो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। सबसे पहला वर्ड आपको यहां बस मुझे समझाना है वो क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसी को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। उसके अंदर जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या है, कॉर्टिसोल। ठीक है, अच्छा, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है या कॉर्टिकॉइड हार्मोन है, ये हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेगुलेट करता है। उस कॉर्टिकॉइड हार्मोन का नाम क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है उसका नाम क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना। अच्छा, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन के फॉर्म में मिलता है, मेनली और भी मिलते हैं, बट एल्डोस्टेरॉन के फॉर्म में ये मिलता है। ये वर्ड याद रखेंगे, बहुत सिंपल फॉर्म में। ठीक है, मेनली किस फॉर्म में, एल्डोस्टेरॉन के फॉर्म में मिलता है। अगली चीज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किस किस काम में आता है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज के अलावा जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे लिपिड, जैसे प्रोटीन, जैसे न्यूक्लिक एसिड, इन सबको ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ताकि जब ज़रूरत हो एनर्जी की तो ग्लूकोज बर्न होकर एनर्जी बनाए। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से कार्बोहाइड्रेट बनाना इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का मतलब नया, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नया ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब बनाना, नया ग्लूकोज बनाना पहला काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। दूसरा लाइपोलाइसिस, लाइपो मतलब लिपिड और लाइसिस मतलब तोड़ना, तो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। उसी तरह प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन को तोड़ना। इन सब का काम कौन कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे एमाइनो एसिड सेल के अंदर चला जाए, है ना, इसको वो रोकता है, अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक को और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। आपको टेबल बनाकर याद कर लेना है इस चीज़ को। साथ साथ में जब भी मैं बात करूं तो कॉर्टिसोल, जो हम बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल हार्मोन की, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंपॉर्टेंट है, कॉर्टिसोल का एक और फंक्शन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी के जो फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करता है। ये कौन? कॉर्टिसोल। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें मेनली कॉर्टिसोल है, वो आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को भी बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, और साथ साथ में इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली। तो कई फंक्शंस हो गए, बहुत सी चीज़ें हो गई। तो एक काम करो, एनसीईआरटी उठाओ, ये सारे फंक्शंस को एक पॉइंट वाइज लिख डालो, पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट वाइज। फिर मैं बोलता जाऊं, तुम सुनते जाओ और अपनी कॉपी देखते जाओ। तो देखकर, सुनकर और अपनी हाथ की खुद की हैंड रिटन चीज़ों को देखकर और मेरी बातों को सुनकर आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा। यहाँ पर बहुत से फंक्शंस लिख दिए, इन सब फंक्शंस को पॉइंट वाइज लिखकर याद कर लेना। अगली बात कर रहा हूँ, कॉर्टिसोल का अगला काम क्या है? आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाना। ठीक है, अच्छा, साथ साथ में मैंने आपको बताया कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन। ये जो एल्डोस्टेरॉन है, ये आपके रेनल ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करवा लेगा। साथ साथ में पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवा देगा। तो सोडियम और वाटर को तो रीअब्जॉर्ब करवा देगा, और साथ में पोटेशियम और फॉस्फेट आयन को एक्सक्रीट करवा देगा। तो ये काम किसका हो गया? एल्डोस्टेरॉन का। एल्डोस्टेरॉन के कुछ और भी काम हैं, जैसे एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, है ना, बॉडी में कितना फ्लूइड वॉल्यूम है, बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर बॉडी का ब्लड प्रेशर, इसको भी मेंटेन करता है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ कुछ मेल हार्मोन भी होते हैं जिसको बोलते हैं एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। अब जो भी मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों में ही प्यूबिक हेयर्स का जनरेट होना, एक्सियल हेयर का जनरेट होना या फिर फेशियल हेयर की ग्रोथ होना, ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमारे एड्रिनल जो ग्लैंड हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उसमें थोड़े थोड़े एंड्रोजेनिक मतलब मेल हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन। भले ही वो फीमेल क्यों ना हो, लेकिन उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, और जिसकी हेल्प से प्यूबर्टी के टाइम में एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर्स और फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है। तो बच्चों, ये एड्रिनल ग्लैंड था। आपको इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, बहुत सिस्टमैटिक इस चीज़ को याद कर लेना है। आई एम होपिंग कि तुमको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, एंड ज़रूर से ज़रूर एनसीईआरटी से पॉइंट वाइज नोट्स बना लो। जैसे मैं तुमको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, इसको भी आप पॉइंट वाइज लिख लोगे तो बहुत ईजी रहेगा। तुम खुद से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा याद होता है। ये तरीका है पढ़ने का, खूब अच्छे से पढ़ेंगे। और अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? पैंक्रियाज। तो अगले ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, पैंक्रियाज के बारे में।